हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश द माइक्रोमैन में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरा नाम आदेश कुमार महाराज है। हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी क्या है, इंट्रोडक्शन उसकी डेफिनेशन क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है और रेजिस्टेंस, ससेप्टिबिलिटी, इतने टर्म्स हमने पढ़े थे। ठीक है ना। और हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की थोड़ी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने इनेट इम्यूनिटी भी स्टार्ट कर दी थी पहले लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला लेक्चर है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप जस्ट सर्च करें डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडीज, आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं या द माइक्रोमैन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इसमें हम इनेट इम्यूनिटी के और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जो रह रहा था। और हमने इनेट इम्यूनिटी में जो 4 डिफरेंट डिफेंसिव बैरियर हमने पढ़े थे वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट बैरियर्स कौन से थे? हमने 2 बैरियर्स हमने कवर कर दिए, एक है फिजिकल बैरियर और दूसरा था केमिकल बैरियर। हम दोनों हमने कवर किया था। ठीक है, और केमिकल बैरियर अभी भी चल रहा है, हम आगे से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सारा कुछ ये पीडीएफ हमने पढ़ा था। इसमें आप देख सकते हैं सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, और उसमें जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उसे लाइसोजाइम ब्रेक कर देता है। ठीक है, और लाइसोजाइम को, ये पॉइंट आपके लिए जो मैं भूल गया था लिखना, यहाँ पर मैंने लिखा आज कि लाइसोजाइम जो है ना डिस्कवर हुआ था 1921 में बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको पता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी डिस्कवर की थी, जो सडनली उससे डिस्कवर हुई थी। और ये इन लाइसोजाइम भी इससे सडनली डिस्कवर हुआ था, क्योंकि ये जब अपने लैब में कल्चर मीडिया पर काम कर रहा था बैक्टीरिया के, तो इसको जो है ना छींक आ गई, स्नीजिंग। जब इसने छींक की तो उसके जो सलाइवा में जो सलाइवल फ्लूइड है या सलाइवा है वो प्लेट पर चला गया। प्लेट पर चला गया तो इसने वो प्लेट जो ना डिस्कार्ड नहीं की, वो प्लेट अलग ही एक कॉर्नर में इसने रख दी। उसके बाद उसने देखा कि वो जो प्लेट जिस पर उसकी जो सलाइवा गिरी थी, वो उस सलाइवा के अराउंड कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं थी। तो उसने कहा कि सलाइवा में कुछ है जो क्या कर रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है। उसके बाद आगे जाके लाइसोजाइम डिस्कवर हुआ और नाम दिया गया। ठीक है, लैक्टोफेरिन भी हमने पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, लाइसोजाइम आपने पढ़ा, अगर माउथ में भी लाइसोजाइम है, हमारे म्यूकस में भी, टीयर्स में भी, इसमें सारों में लाइसोजाइम है। ये केमिकल बैरियर है। जैसे ही हम कोई भी चीज़ अंदर लेंगे, माउथ से कोई भी चीज़ अंदर लेंगे, वो माउथ से जाएगी सीधा स्टोमच में। और अब क्या होगा, स्टोमच में भी अल्लाह ताला ने हमें एक एसिड दिया है जिसे हम कहते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उसके ऑक्जेंटिक सेल्स बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गली किलर होता है सैल्मोनेला टाइफी को, मतलब सारे बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, आपको पता है कि स्टोमच फीवर काज करता है, एंटेरिक फीवर जो काज करता है वो सैल्मोनेला टाइफी है, जो टाइफाइड फीवर काज करता है। ठीक है, ये इस टाइफाइड फीवर का रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है। तो इस वजह से जो टाइफाइड, अगर सपोज करें आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो जिसमें टाइफाइड बैक्टीरिया है, वो आपके पेट के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू चला गया सीधा आपके स्टोमच में, तो स्टोमच में जाके वो आप क्या कराएगा, टाइफाइड फीवर कराएगा। लेकिन हम अल्लाह ताला ने हमें स्टोमच में HCl दिया है जिसकी pH बहुत ज़्यादा होती है, और जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसमें HCl में मर जाते हैं। तो HCl जो है ना स्ट्रॉन्ग किलर है किसका, सैल्मोनेला टाइफी का। कुछ जो लोग रेगुलरली एंटासिड लेते हैं, यानी इनो वगैरह लेते हैं, तो उससे बहुत चांसेस होता है कि वो टाइफाइड हो जाए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, स्टोमच का एसिड कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से सैल्मोनेला टाइफी को चांस मिल जाता है, और वो जो है
लोग हैं जो रोज़ाना एंटीएक्टिस लेते हैं, ठीक है, वो जो ना ससेप्टेबल हो जाएंगे किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, ठीक है, उसे साल्मोनेला टाइफी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर में आगे चलते हैं। जो ह्यूमन में अगर वुमेन की बात करेंगे, वुमेन की पूरी रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यानी जो वुमेन है उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव ईयर्स में उसकी वेजाइना में एक स्पेशल बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस क्या करता है, ये रहता है एपिथेलियल, जो वेजाइना की एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें, यानी उसके आसपास रहता है, और एपिथेलियल सेल टूटते रहते हैं। एपिथेलियल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है जो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से एसिड क्या करता है, पीएच को लो करता है। इस वजह से जो वेजाइना की पीएच है ना वो एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक, ठीक है। एसिडिक पीएच क्या करता है, वेजाइनल इन्फेक्शन को लोअर करता है, ठीक है। और जितने भी वेजाइनल इन्फेक्शन है यानी यूटीआई इन्फेक्शन है वो 70% ई कोलाई काज कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ हम केमिकल बैरियर को आगे बढ़ाते हैं जिसमें बाइल जूस है। बाइल जूस भी जो गट बैरियर के तौर पर यूज़ होता है। हम जो ना बाइल एसिड्स वगैरह वो मेंटेन रखते हैं गट बैरियर को, और पैथोजन वगैरह को ब्लड स्ट्रीम में जो एंटर होने से बचाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारे ईयर में ईयर वैक्स होता है, ठीक है, ईयर वैक्स को हम नाम देते हैं सेरामिन। वो भी डस्ट, डेब्रिस और पैथोजन वगैरह को ट्रैप करता है, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपको रिकेप कराता चलूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपने पढ़ा था कि जब भी बैक्टीरिया अगर आपकी स्किन और इंटेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से फेस करता है, जब भी आपसे जब भी अटैक करता है तो सबसे पहले उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होता है। और अगर सपोज करें वो बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस नहीं कर पाता तो वो कभी भी आपके बॉडी में नहीं होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके बॉडी के अंदर ब्लड तक पहुंचने नहीं देती। सपोज करें कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो ना अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजूहत के सबब आपके जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फेल हो गया, कि मतलब कि पैथोजन जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से आपके ब्लड में आ गया, तो ब्लड में भी तो उसे फेस करना होगा क्या, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के इंटरनल ये डिफेंस है। पहले जो है ना स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आपको एक्सटर्नल डिफेंस दे रही थी, कोई भी चीज़ बाहर से आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। तो जब अगर सपोज करें कोई भी चलें ठीक है नहीं जा रही है, ठीक है, वो आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं ना, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस अगर सपोज करें जो है ना फेल हो गई, तो आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर एक दूसरी डिफेंसिव सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। वो क्या करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल डिफेंस, जो ब्लड के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाता है, पूरी बॉडी में वो माइक्रोऑर्गेनिज्म स्प्रेड ना हो। उसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, इंटरफेरॉन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, फीवर है, एनके सेल हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस देती है। अगर कोई भी पैथोजन आपके ब्लड तक आ गया तो ये चीज़ें उस पैथोजन के अगेंस्ट में वर्क करेंगी कि वो पैथोजन फर्दर ब्लड में स्प्रेड ना हो और पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि सेकंड लाइन डिफेंस में आप वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है वाइट ब्लड सेल्स। ये बनते हैं बोन मैरो में, हमारे ब्लड स्ट्रीम सेल होता है, ये इसका प्रीकर्सर सेल्स होता है, यहाँ से प्रोजेनेटर सेल्स होता है, यहाँ से पूरे सेल्स बनते हैं बॉडी के स्टेम सेल से। और स्टेम सेल्स क्या करता है, दो बड़े जो है ना डिवीज़न में डिवाइड होता है, मतलब वो दो बड़े डिवीजन्स के बनते हैं सेल के, एक मेलॉइड स्टेम सेल, एक पूरी लीनियज बनती है मेलॉइड स्टेम सेल की, और दूसरी लिम्फोइड स्टेम सेल की पूरी लीनियज बनती है, ठीक है। तो मेलॉइड स्टेम सेल से आपके रेड ब्लड सेल, प्लेटीलेट, उसके साथ साथ एक तीसरा जो
डिवीज़न और ब्रांच निकलती है जो माइलोब्लास्ट सेलों की होती है, जो ग्रेन्यूलोसाइट सेल बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए ग्रेन्यूलोसाइट सेल इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स मैं आगे जाके आपके पढ़ाऊंगा क्या है। लिम्फोइड स्टेम सेल्स में क्या बनते हैं, लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट पहले बनेगा, उससे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचर किलर से। ये याद रखें, लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट जो होते हैं दो किस्म के नहीं होते, बी और टी। उसके साथ तीसरा भी किस्म होता है जिसको हम एनके सेल या नेचर किलर सेल कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये सारे वाइट ब्लड सेल कहलाते हैं। ठीक है। आपके टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड के सेल के अगर ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स हैं, दो, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, और अग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स है क्या कि ऐसे सेल्स जिसमें स्पेशल ग्रेन्यूल्स पाए जाएं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, पैकेट होता है लाइसोजाइम का, लाइसोजाइम पाए जाएंगे। लाइसोजाइम के जो है ना वेसिकल्स होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है। और बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स में इसमें अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, इसमें ग्रेन्यूल्स आपके नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। चलिए डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइड कहेंगे। ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस इस वजह से होते हैं कि डब्ल्यूबीसीज में जो है हेमोग्लोबिन नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स में। डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आरबीसीज अन्यूक्लिएटेड होते हैं, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। फिर जब आरबीसीज बनता है मॉइलॉइड स्टीम सेल से, आरबीसीज की जो लीनिएज होती है वहाँ से उसके जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है मैच्योर, जो पहले जो सेल बनता है। उसके बाद जब मैच्योर हो जाता है आरबीसीज, उसके अंदर जो ना न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं। और एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे ब्लड के पर क्यूबिक मीटर में 6000 से 8000 आपके आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज की जो जनरल जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट होती है, कम होती है। ये क्या होता है, जब भी आप इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है तो डब्ल्यूबीसीज आपके बढ़ जाते हैं। आपने अगर सीबीसी कराई होगी तो जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसीज आपके बढ़े हुए नजर आएंगे, न्यूट्रोफिल सारी चीज़ें बढ़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि ये उस इन्फेक्शन के खिलाफ अगेंस्ट में काम करते हैं। इस वजह से उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। जब डब्ल्यूबीसीज की काउंट बढ़ जाए तो उसे हम टर्म देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये टर्म आप याद करिएगा, मेडिकली बहुत ही अच्छा टर्म है और इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है। और एक टर्म है जिसे कहते हैं डायपेटासिस। डायपेटासिस की मतलब है कि जब भी कोई इंजरी होती है या जब भी कोई इन्फेक्शन होता है इन विद इन द टिश्यूज़, तो आपको पता है कि ब्लड सेल्स टिश्यूज में तो नहीं होते। ब्लड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वीजल्स में। एक पाइप होती है, अलग से इसकी लाइनिंग होती है, अलग से इसका मतलब रास्ता होता है बॉडी में। जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो पाए जाएंगे ब्लड वीजल्स में, ये याद रखिएगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी पाई जाएंगी विद इन द ब्लड वीजल्स में। तो ब्लड वीजल्स से वो चीज़ें क्या होती है, टिश्यूज में आ जाती है। मतलब डायपेटासिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, सर्टेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स वो ब्लड वीजल से सिक्यूज होकर टिश्यूज में आ जाता है, टिश्यू स्पेस में आ जाता है। क्यों आता है, टू फाइट द इन्फेक्शंस। ठीक है। और स्पेशली ये कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करते हैं, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा। न्यूट्रोफिल्स जो डायपेटासिस शो करते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है उसमें एम्बोबाइड मूवमेंट होती है ना, आरबीसीज ये नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीसीज में एम्बोबाइड मूवमेंट नहीं होती। इस वजह से आरबीसी ब्लड वीजल से सिक्यूज आउट, बाहर नहीं निकलता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसीज के स्पेशल सेल्स हैं या सर्टेन सेल्स होते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड सेल से निकलकर उस टिश्यूज़ में जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो वो टिश्यूज़ पे जा रहे हैं, किसको क्रॉस कर रहे हैं, किसको सिक्यूज आउट कर रहे हैं, ब्लड वीजल्स को, ब्लड वीजल से निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपेटासिस। ठीक है। उसके बाद
ब्लड सेल्स WBCs पढ़ रहे थे, तो WBCs में अपने ब्रॉड सेंस में हमने ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया है। ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल WBCs में बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में अगर WBCs अगर पूछा जाए आपसे कौन है मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट न्यूमरस WBCs कौन से होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 जो ना टोटल WBC काउंट होता है इसका, ठीक है। मतलब कि 60 to 65% आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। और न्यूट्रोफिल्स देखो नाम से ही जाहिर है कि न्यूट्रल मतलब कि ये जो होती है ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट डिवीजन जो दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स को स्ट्रेन किया जाता है एसिडिक और बेसिक डाई से। तो न्यूट्रोफिल्स दोनों डाई से स्ट्रेन होता है, इस वजह से इसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। दोनों डाई से होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों से होता है, इस वजह से हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और इसके आप स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमार्फिक होता है, मतलब कि पॉलीमार्फिक न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस उसका लोब्ड होता है, मल्टी लोब्ड होता है। ये 3 लोब आपको नजर आ रहे हैं, नीचे आपको 5 लोब नजर आ रहे हैं, तो डिफरेंट लोब्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स का काम है फेगोसाइटोसिस कराना, ठीक है। इस वजह से इस न्यूट्रोफिल्स को हम माइक्रोप्रिस्मेन ऑफ द ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। और इओसिनोफिल क्या है? इओसिनोफिल एक्चुअली जिसे हम एसिडोफाइल भी कहते हैं, बिकॉज ये एसिडिक डाई से क्या होता है, स्टेन होता है। ये बायोलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें बायोलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियस जो है वो इसके न्यूक्लियस जो है ना 2 लोब से बना हुआ है। आप देख सकते हैं 2 लोब्स हैं, ठीक है। अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, क्योंकि आप अभी ग्रेन्यूलोसाइट्स पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स हो और इओसिनोफिल है। इओसिनोफिल जो है वो एसिडोफाइल है, यानी एसिडिक डाई से वो स्ट्रेन होता है। इओसिनोफिल का काम क्या है? इओसिनोफिल का काम है इन्फेक्शन को रेजिस्ट तो करता है, लेकिन कौन से इन्फेक्शन को भी रेजिस्ट करता है, और एलर्जिक रिएक्शंस में ये बहुत इसका जो है ना मेजर रोल है। जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगा इओसिनोफिल वहाँ पर होंगे, और उसके जो इओसिनोफिल की नंबर्स वो है ना वो बढ़ जाता है। और ये बहुत इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द लार्ज पैरासाइट। जितने ब्लड में जो बड़े पैरासाइट जो होते हैं, जो वॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे ब्लड फ्लू वगैरह ऐसे हो गए, इसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। और ये हिस्टामाइन भी सीक्रेट करते हैं। हिस्टामाइन एज ए वेसोडायलेटर है, ये क्या करता है आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, वाइड कर देता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड की जो रशिंग आउट है, ब्लड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वेसोडायलेटर हिस्टामाइन, ठीक है, ये रिलीज करता है इओसिनोफिल। बेसोफिल बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाएगा कि WBCs न्यूमरस अमाउंट में मोस्ट अबंडेंट WBCs कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स। और साइज में भी छोटे कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स जो है ना वो नंबर में कम होते हैं, लीस्ट अबंडेंट होते हैं, नंबर में कम होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसके जो आप शेप देख सकते हैं, किडनी शेप्ड है या एस शेप्ड है या हॉर्स शू जो शेप्ड होता है। आप न्यूक्लियस आप अगर एक बार देखें, ये यहाँ पर देखें एक पिक्चर में आप जो पिंक और पर्पल जो आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ ये आपको जो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको एस शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड जो है ना न्यूक्लियस है इसका, किडनी शेप्ड। बेसोफिल बेसो का मीनिंग है कि वो बेसिक डाई से वो स्ट्रेन होगा, इस वजह से बेसोफिल हम कहते हैं इसे। दी सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन। ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन जो है ना सीक्रेट करता है। हेपरिन आपको पता होना चाहिए, हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट अब पढ़ेंगे। अग्रेनोसाइट, ये अग्रेनोसाइट की है। मोनोसाइट ये लार्जेस्ट WBCs हैं, थोड़े साइज में बड़े हैं। साइज में छोटे कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स। नंबर में बड़े ज़्यादा कौन से WBCs हैं? न्यूट्रोफिल्स। नंबर में कम कौन से WBCs हैं? वो है अभी हमने पढ़े बेसोफिल्स। और साइज में बड़े कौन से हैं? WBC मोनोसाइट। लेकिन जब मोनोसाइट ब्लड में साइज में बड़े होते हैं, अगर ब्लड में रहते हैं, अगर वो मैच्योर हो जाए वो कहलाते हैं मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक सेल, ठीक है।
मतलब मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेस बनता है, ये याद रखें। मोनोसाइट जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े साइज में हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं मैक्रोफेजेस, जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल का मतलब है ऐसे सेल्स जो क्या करें, फेगोसाइटोसिस करें। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक आपके लिए टॉपिक भी है, लेकिन आप फेगोसाइटोसिस अभी समझ रहे हैं कि फेगोसाइट का मतलब है अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन बाहर से अंदर आ गया ब्लड में, तो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को पूरा निगल देते हैं, खा देते हैं, इंगल्फ कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। तो इन सेलों का काम होता है, फेगोसाइटिक सेलों का काम होता है बैक्टीरिया को, पूरे बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं एक बॉडी का सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम। ये क्या है, इसमें मोनोसाइट और मोनोसाइट ड्राइव्ड फेगोसाइटिक सेल्स, जो मोनोसाइट से बनते फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जो जितने भी मोनोसाइट से फेगोसाइट सेल बनते हैं या मोनोसाइट खुद, ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं बॉडी का, जिसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम। के मतलब कि आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं मोनोन्यूक्लियर, माने एक न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें कोई भी लोब वगैरह नहीं होता है। और फेगोसाइटिक सिस्टम मतलब कि वो खाने वाला सिस्टम, एंगल्फिंग करने वाला सिस्टम आपकी बॉडी में पाया जाता है, जो एक्चुअली बनाता कौन है, मोनोसाइट, और मोनोसाइट से ही ड्राइव्ड फेगोसाइटिक सेल्स। और भी आप पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटिक सेल है, आपने पढ़ा है, ठीक है, फेगोसाइटिक इन एक्शन है। और भी डेंड्राइटिक सेल भी फेगोसाइटिक इन एक्शन है। तो आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिसके आप नाम याद रखिएगा उंगलियों पर, कि कौन से फेगोसाइटिक सेल्स हैं, कौन से एलर्जी क्रिएशन में काम आते हैं, क्या करते हैं, ये सारे सेल्स आपको याद रखने हैं ऐसे। ये जो मोनोसाइट है आपके ब्लड में 8 से 10 घंटे रहते हैं, उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आपके टिश्यूज़ में, वहाँ पर रह जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और उसके कंडीशन में आप कहेंगे वो फिक्स्ड या टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं। इसके और भी काम है, इसका जो काम है कि वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है। मतलब कि अभी मैंने फेगोसाइटिक सेल समझाया ना, फेगोसाइटोसिस, बाहर से कोई भी पैथोजन आएगा, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उसे इंगल्फ करके खा जाएंगे और तोड़ देंगे बॉडी के अंदर। कैसे तोड़ेंगे ये भी मैं पढ़ाऊंगा फेगोसाइटोसिस में। तोड़कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर अपनी सरफेस पर शो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्योंकि मैं अभी क्लियर कर दूं कि एंटीजन अगर आपसे पूछा जाए क्या है, कोई भी बाहर से आई चीज़, ठीक है, पैथोजन है ना, यहाँ कोई बैक्टीरिया है ना, वो आपके बॉडी का जो ना पार्ट नहीं है, बॉडी से बाहर आया है, तो वो बॉडी एज ए रिकग्नाइज करेगी एंटीजन, क्योंकि वो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बाहर से आया है, बैक्टीरिया बाहर से आया है, तो इस वजह से वो एंटीजन कहलाएगा। और उस बैक्टीरिया जब अंदर आ गया, बाहर से अंदर आ गया, तो अंदर एक मैक्रोफेजेस होते हैं, उसे जो है ना एंगल्फ कर डिवाइड कर तोड़ कर, लार्ज मतलब स्मॉल जो कंपोनेंट में तोड़ कर, और स्मॉल कंपोनेंट को क्या करेगा, अपनी सरफेस पर, जो मोनोसाइट की सरफेस है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, ऐसे स्पाइक के तौर पर, इसे फ्लैग के तौर पर सरफेस पर एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे क्या है। अच्छा, मैक्रोफेजेस, जब भी मोनोसाइट मैच्योर हो जाता है तो वो मैक्रोफेजेस बनता है। मैक्रोफेजेस की दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस और वांडरिंग मैक्रोफेजेस। वांडरिंग मैक्रोफेजेस क्या है, जो आपके ब्लड में ऐसे ही घूमते रहते हैं, वांडरिंग करते रहें। और फिक्स मैक्रोफेजेस जो मैच्योर होकर बाद में वो चले जाएं टिश्यूज़ में और वहाँ पर रह जाएं, रेजिडेंट हो जाएं, तो वो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस कहलाएंगे। अगर लिवर में पाए जाएंगे तो उसका नाम है कफपर सेल। और कनेक्टिंग टिश्यूज़ में फिक्स्ड मैक्रोफेजेस का नाम होता है हिस्टोसाइट्स। लंग्स में अल्वियोलर मैक्रोफेजेस, किडनी में मेसेंजियल मैक्रोफेजेस, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, एक्चुअली वो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं। सही, मैक्रोफेजेस के ही टाइप मैक्रोफेजेस है उसको। और स्प्लीन में जो वाइट पल्प होता है उसको कहते हैं स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, ठीक है। लास्ट अभी ब्लड सेल्स बचा है, वो कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड जो ना आपको पता है WBCs का टाइप है, लेकिन लिम्फोसाइट आप ज़्यादा में आप जब आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं इस वजह से। और दो टाइप है इसकी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
उसके बाद इंटरफेरॉन आता है। इंटरफेरॉन क्या है? एक सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो कौन बनाते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सपोज करें ये वायरस है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में स्टार शेप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है वायरस, ठीक है। ये वायरस किसी भी होस्ट सेल को, किसी भी सेल को अगर अटैक करेगा, अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो वो सेल जो वायरस से अफेक्टेड है, वायरस उसे अफेक्ट कर रहा है, वो सेल कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं वेसिकल्स में रेड रेड प्रोटीन्स हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो वो प्रोटीन्स क्या क्या करेंगी? बाहर में जितने भी सेम सेल्स जो हो, नेबरिंग सेल्स है, उसे एक सिग्नल देंगी कि मुझे वायरस ने अटैक किया है, ठीक है। कि दे सेंड सिग्नल टू द नियर बाय सेल्स, और वो नियर बाय सेल को कहेंगे कि अपने जो एंटी वायरल डिफेंसिव सिस्टम है वो एक्टिव कर दें, ठीक है। तो वो क्या, इंटरफेरॉन क्या करता है? इंटरफेरॉन नियर बाय सेल्स को हेल्प करता है कि वायरस मुझे अटैक किया है, आप वायरस को रिकग्नाइज करें और अच्छे से उसे किल करें, इन्फेक्शन ना होने दें, वायरस इन्फेक्शन वगैरह। और इंटरफेरॉन किसने डिस्कवर किया था? एलेक आइजक ने और जेन लैंडनमैन ने, ठीक है, 1957 में, ठीक है ना। आप समझ में आ गया इंटरफेरॉन क्या है? जस्ट प्रोटीन्स हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स हम कहते हैं। वो कौन बनाता है? जो जिस सेल को वायरस ने अटैक किया है वो सेल प्रोटीन बनाएगा, और जो नियर बाय सेल्स होंगे, जो चारों तरफ अपने सेल्स होंगे, उन सेलों को, जो नेबरिंग सेल्स होंगे, उन सेलों को बताएगा कि मुझे वायरस ने अटैक किया है, आप भी एक्टिव हो जाओ, आप भी उसके अगेंस्ट में जो एंटीवायरल डिफेंसिव सिस्टम है वो आपका एक्टिव कर दो। इंटरफेरॉन के 3 टाइप है: अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है? अल्फा इंटरफेरॉन एक्चुअली सीक्रेट होता है बी और टी लिम्फोसाइट से। ये सर्टेन कैंसर्स और सपोज करें कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वगैरह, और जितने भी जो ऑटोइम्यून डिफेंस जो डिजीज़ होते हैं उसके अगेंस्ट में ये अल्फा इंटरफेरॉन जो सीक्रेट होता है बॉडी से या यूज़ होता है। और इंटरफेरॉन बीटा जो है ना, फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो ना सीक्रेट करते हैं, जो प्राइमरी यूज़ होता है ट्रीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए। इंटरफेरॉन गामा जो नेचुरल किलर सेल्स जो लिम्फोसाइट के तीसरे जो टाइप है। लिम्फोसाइट के 3 टाइप्स होते हैं: बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स गामा इंटरफेरॉन रिलीज करता है, जो यूज़ होता है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस जो डिजीज़ होते हैं और अदर इम्यून रिलेटेड जो कंडीशंस होते हैं उसके रेस्पॉन्स में ये गामा इंटरफेरॉन बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फीवर पे। फीवर भी आपको पता है, जब भी कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में चला जाता है, ब्लड तक पहुंच जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। हमें जब भी हमें कोई भी फीवर, वायरल फीवर और बैक्टीरियल में कभी भी फीवर होता है, इसका मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीवर को मेडिकली हम वर्ड्स में हम कहेंगे पायरेक्सिया या पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। फीवर हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस बाय राइजिंग द बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज। देखें, फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, ये आप अभी से याद कर लें। फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, एक्चुअली फीवर एक रेस्पॉन्स है बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी अगर आपको बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरियल हो, तो बॉडी क्या करती है? उस बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती है। कैसे लड़ती है? बाय डिफरेंट वेज। आपने देखा सेल्स हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें फीवर भी एक है। बॉडी क्या करती है? बॉडी का टेम्परेचर ही जो ना बढ़ा देती है। आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100.4 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। उस नॉर्मल टेम्परेचर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज। आपने इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स नहीं पढ़ा, लेकिन ये लाइन में आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा कि फ़ीवर कब होता है। फीवर जब सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो होता है बॉडी के थ्रू, उसमें जो ना फीवर की कंडीशन हो जाती है। और फीवर कौन काज कराता है? फीवर काज कराता है पायरोजन। पायरोजन क्या है? पायरोजन एक्चुअली टेम्परेचर जनरेटिंग प्रोटीन्स होते हैं, यानी
कुछ अच्छे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे इंटरल्यूकन्स होंगे, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होंगे, फ्रेगमेंट होंगे। ये चीज़ें पायरोजन कहलाती हैं क्योंकि ये चीज़ें ही बॉडी को सिग्नल देती हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट में टेम्परेचर राइज कर देता है। आगे चलते हैं। आपको पता है कि बॉडी का कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम वो उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, कौन लेके जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाता है और वो जो किस ड्यूरिंग इन्फेक्शन आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देता है। अगर फीवर अप टू 100 फ़ारेनहाइट होगा, मतलब 100 फ़ारेनहाइट तक होगा, तो वो हेल्पफुल होता है अगेन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। और जो फेगोसाइटिक सिस्टम जो आपने अभी पढ़ाया है कि बैक्टीरिया को खाने वाला सिस्टम, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला सिस्टम, वो बूस्टिंग होता है एट हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, कभी कभी आपने देखा होगा 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वो बॉडी के लिए खतरनाक होता है, स्पेशली ब्रेन के लिए। आपने देखा भी होगा अगर कि हमारे घर में किसी को भी फीवर हो जाता है, और ज़्यादा फीवर अगर हो जाता है, वो कब कांपने लगता है कोई भी हम पेशेंट हमारा, तो हम क्या करते हैं, उससे पट्टियाँ लगाते हैं। ठीक है, माथे पर। क्यों पट्टियाँ लगाते हैं? ठंडे पानी की, क्योंकि वो ब्रेन तक फीवर ना जाए। कभी कभी पेशेंट को हम टब में भी जो ना रख देते हैं, क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, इतना अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो नुकसानदेह है पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम ये पट्टियाँ जो भी लगाते हैं वो ब्रेन के लिए जो ना स्पेशली ब्रेन के लिए हार्मफुल है। फीवर क्या करता है? फीवर आपकी बॉडी में जो आयरन और जिंक की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, उसे जो फ्री आयरन और जिंक है, उससे जो है ना लोअर कर देता है, कम कर देता है उसकी कंसंट्रेशन, और वो चीज़ें आपकी लिवर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आयरन और जिंक ख़त्म हो गया। ठीक है, और हायर टेम्परेचर सपोर्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्सेस को। आपने अभी मैंने पढ़ाया कि फेगोसाइटोसिस अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा टेम्परेचर, 100 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर होगा, तो फेगोसाइटोसिस जो है ना बूस्टिंग हो जाती है और अच्छे से काम करती है, एक्टिव हो जाती है। तो अच्छा, आयरन और जिंक का जो कंसंट्रेशन है वो हाई टेम्परेचर पर लोअर हो जाता है, और वो आयरन और जिंक कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? लिवर में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया वगैरह को आयरन की ज़रूरत होती है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से टेम्परेचर हाई होने से आयरन और जिंक की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आयरन और जिंक स्टोर हो जाते हैं लिवर में। इस वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, हाई टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करता है। इस वजह से बॉडी इन्फेक्शन जब भी होता है टेम्परेचर राइज कर देती है। उससे बैक्टीरिया वैसे भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वैसे भी नहीं करेगा, और थोड़ा अगर कोई करता है, क्योंकि जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो आयरन की कमी की वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि आयरन उसे चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेचर किलर सेल्स है। नेचर किलर सेल्स आपको पता है लिम्फोसाइट है, लेकिन ये नॉन टी लिम्फोसाइट है। ये डायरेक्टली पैथोजन को किल नहीं करता है, लेकिन वो इंस्टीड कैसे किल करेगा? जो भी पैथोजन से इफेक्टेड सेल है या डैमेज या कैंसरस सेल है उसे ख़त्म करता है। नेचर किलर सेल्स प्ले की रोल इन कंट्रोलिंग वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर ग्रोथ। जो वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमर ग्रोथ जब होती है, यानी ट्यूमर की कंडीशन में कौन से सेल ज़्यादा इफेक्टिव प्ले करते हैं? वो है नेचर किलर सेल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा लाइन। वायरस के इन्फेक्शन और जो ट्यूमर में ज़्यादा जो सेल्स काम आते हैं वो नेचर किलर सेल्स हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्चुअली सीरम प्रोटीन्स होती हैं, जो तकरीबन 22 से 30 तक एक ग्रुप होता है, 30 तक ऐसे ग्रुप्स ऑफ सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो सर्कुलर करते रहते हैं आपके ब्लड में इनएक्टिव प्रोएंजाइम के स्टेट में, जो तकरीबन मोस्टली जो ना लिवर ही बनाता है। और कॉम्प्लीमेंट का जो शुरू होता है C1 से लेकर C9 तक, उसमें बीच में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? वायरस जो भी इन्फेक्शंस होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है, और जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं उसे डिसॉल्व करता है, कम करता है। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर कोट हो जाएंगे। ठीक है, पूरी सरफेस इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से भर जाएगी,
या उस किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में वो काम करेंगे और उसे पोर्स बना देंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। और देयर आर 3 पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। इस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सीरम प्रोटीन्स की एक्टिवेशन के 3 पाथवे हैं, एक क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेट पाथवे, ठीक है। उसके साथ अब है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें स्पेशलाइज सेल्स मैंने पढ़ा है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसे इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, इंगल्फ करते हैं और उसे तोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, ये पैथोजन है, ये बैक्टीरियम है, और ये बैक्टीरियम क्या करेगा, रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा। आपको पता है कि अगर आपने एंडोसाइटोसिस पढ़ी होगी, फॉरेन बॉडी कब जब भी आपकी बॉडी में आती है तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे पूरा वो कवर करके पूरा सेल मेम्ब्रेन के साथ अंदर आता है और वेसिकल बन जाता है। जब बैक्टीरिया बाहर से अंदर आता है रिसेप्टर के थ्रू वेसिकल के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस पूरे प्रोसेस को। और उस जो वेसिकल को होता है फेगोसोम, वो फेगोसोम क्या करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फेगोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम से फ्यूज होगा, मिक्स होगा और बनाएगा फेगोलाइसोसोम। और लाइसोसोम को पता है कि एंजाइम है वो इस बैक्टीरिया को तोड़ देगा, खत्म कर देगा, और ये सॉल्युबल डेब्रिटीज इसके बन जाएंगी और बाद में वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एंटीजन प्रेजेंसिंग सेल भी मैं बताता चलूँ कि जब ये छोटे छोटे इसके पीसेस हो जाते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, ये पीसेस क्या करते हैं, इसके जो बॉडी सरफेस पर आ जाते हैं। ऐसे सरफेस पर सपोज करें यहाँ पर किसी भी सरफेस, इस यहाँ पर ऐसे फ्लैग की तरह, सरफेस फ्लैग की तरह यहाँ पर रह जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन के। इसके जो बैक्टीरिया है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स इस फेगोसाइटिक सेल के सरफेस पर यहाँ पर क्या हो गया, पहले टूटेगा, उसके बाद यहाँ पर फिक्स हो गया, तो हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग कर रहा है, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो आगे काम आएगी। आप जो ना ये प्रोसेस आगे मैं अच्छे से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ाऊंगा कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है एक्चुअली मतलब कि आप एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हो किसी और को, मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, उसका मतलब है कि ये एंटीजन यानी मैंने बैक्टीरिया को फेगोसाइटिक सिस्टम सेल खत्म कर देता है, लेकिन पूरा नहीं खत्म करता, कुछ कुछ पार्ट्स आपके अपने पास रखता है, अपने सरफेस पर रखता है, क्योंकि आपको पता है कि फेगोसाइटिक सेल्स बाद में कहाँ जाएंगे, पी लिफोसाइट और टी लिफोसाइट को देने के, भाई मैंने इस बैक्टीरिया को ख़त्म किया है, ये ले इसकी एंटीजन। जब भी ये दूसरा आएगा तो आप भी मेरे साथ लड़िएगा, ठीक है। जो ना मतलब के जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी एक्टिव करता है ये फेगोसाइटोसिस। और आपने देखा कि ये कहाँ कैसे ये फेगोसाइटोसिस कैसे हो रही है, ये हो रही है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आएगा, अंदर जाएगा रिसेप्टर के थ्रू और फेगोसोम बनेगा, फेगोसोम फ्यूज होगा किससे, लाइसोसोम से, लाइसोसोम से तोड़ देगा, लाइसोसोम सॉरी फेगोसोम लाइसोसोम जब फ्यूज होते हैं वो फेगोलाइसोसोम कहलाते हैं। और उसके बाद इसकी जो ना डिवीज़न होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाते हैं वो बैक्टीरिया। अब जो बैरियर रहता है वो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, मैंने जब फीवर पढ़ाया था वहाँ पर सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का जिक्र आया था, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है क्या। एक्चुअली इन्फ्लामेशन कहते हैं, लैटिन वर्ड इन्फ्लामेशन का मतलब है कि बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक पैथोजन, डैमेज सेल्स और इरिटेंट। इसका मतलब है कि देखें कोई भी पैथोजन बाहर से आएगा, ठीक है, तो वो बॉडी में क्या कराता है, इन्फेक्शन। पैथोजन कोई भी बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी में कराएगा इन्फेक्शन। बॉडी नेचुरली उस पैथोजन के अगेंस्ट में जवाब देती है, रेस्पॉन्स देती है, तो उसे हम टर्म देते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये दो टर्म है, अच्छे से याद करिएगा। सपोज करें कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी में वो पैथोजन का काम क्या है, इन्फेक्शन करना। वो मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को बढ़ाएगा, अपने जो ना डिजीज काज करेगा। तो उसे हम कहेंगे अब कोई भी डिजीज आपके बॉडी में हो रही है ड्यू टू द पैथोजन, तो उसे हम टर्म देते हैं इन्फेक्शन। लेकिन बॉडी तो ऐसे चुप नहीं रहेगी, इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी भी क्या करेगी, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगी, जवाब देगी। तो जो बॉडी की रेस्पॉन्स को टर्म देते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन एक्चुअली बॉडी का रेस्पॉन्स है अगेंस्ट द
इन्फेक्शन, अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द डैमेज सेल्स। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज का क्यों शो जो होते हैं, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपको पता है कि कुछ सेल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामाइन को सिक्रेट करती हैं, इस वजह से बॉडी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करती है। इन्फ्लामेशन के 4 डिफरेंट जो ना साइंस हैं, ये भी याद रखें। मतलब कभी भी आपको इंजरी होगी, कभी भी आपकी स्किन को कट लगेगा तो इन्फ्लामेशन काज होगा, बॉडी रेस्पॉन्स देगी उसके अगेंस्ट में, और जो 4 साइंस शो होती है। एक, वहाँ पर आपको पेन होने लगेगा और वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, वो एरिया थोड़ा सॉइलन हो जाएगा और थोड़ा सा गर्म भी होगा, जिसे हम डॉलर, रोबर, टोमर और केलर भी कहते हैं। पेन को डॉलर कहेंगे और रेडनेस को रोबर कहेंगे और स्वेलिंग को टोमर कहेंगे और वार्मथ को केलर कहेंगे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। जब भी इंजरी या कोई वुंड या कोई पैथोजन अगर आपको इन्वेन कर रहा है, पैथोजन आपको अटैक कर रहा है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देती है, जो सीरीज ऑफ इवेंट पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे आपने 4 जो ना साइंस पढ़े। अगर देखें किसी भी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टिश्यूज़ में, अगर बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यूज़ और पर्टिकुलर एरिया में अगर वो रेस्पॉन्स शो हो रहा है तो उसे हम लोकलाइज रेस्पॉन्स कहेंगे। और पूरा सिस्टम, कोई पैथोजन ऐसा आ रहा है पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है, तो वो होगा, और बॉडी क्या देगी, सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, एक लोकलाइज रिस्पॉन्स होता है। लोकलाइज का मतलब है कहीं पूरी स्किन है ना, उसकी किसी भी छोटे एरिया पर आपको कट लग जाए तो वो लोकलाइज रिस्पॉन्स होगा, किसी भी छोटे एरिया में। और पूरे सिस्टम में अगर आपको कोई जो सिस्टम आपका पूरा ख़राब है, मतलब कि कोई पैथोजन आपको पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहा है, पूरे सिस्टम को अटैक कर रहा है, तो वो वहाँ पर शो होता है सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स। जब भी सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो होता है तो आप फीवर आपको होता है। आपने देखा है ना, एंटेरिक फीवर। जब भी टाइफाइड होता है वो भी फीवर है। जब भी जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है, वहाँ पर भी आपको फीवर होता है, क्योंकि ये टाइफाइड आपके पूरे ऑर्गन को जो ना डैमेज कर रहा है। टीबी आपके पूरे जो लंग्स को डैमेज कर रही है, तो इस वजह से पूरा जब सिस्टम खराब हो जाए, डैमेज हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, तो बॉडी सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स शो करती है, उसमें फीवर का रिजल्टिंग फीवर हो जाता है। आपको पता है कि जो लोकलाइज रेस्पॉन्स होता है वो 4 डिफरेंट साइंस या 4 डिफरेंट प्रोसेस में होता है। इसमें एक रबर है, कि इसका मतलब है कि रेडनेस हो जाएगी ड्यू टू द वेसोडाइलेशन। जो ब्लड वीजल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लड वीजल्स है, और ब्लड वीजल साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। इस वजह से वेसोडाइलेशन हो जाती है और आपको रेडनेस शो होती है। उसके बाद टोमर है। टोमर का मतलब है स्वेलिंग अकर ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड से चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, परमेबिलिटी ब्लड वेजल्स की इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। उस ब्लड सेल में अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से स्वेलिंग अकर होती है। और डॉलर क्या है, डॉलर पेन अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। पेन हो जाता है क्योंकि आपके जो ना पेन रिसेप्टर्स वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। और कैलर का मतलब है वो एरिया हीटअप हो जाता है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखें, अगर यहाँ पर तो एंट्री हो गई किसी भी वजह से, ठीक है, तो जब भी इंजरी होती है वो फिजिकल, केमिकल और पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है। तो क्या होगा, कैपिलरी, आपकी ब्लड कैपिलरीज वाइड हो जाएंगी, इस वजह से ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है और आपको हीट महसूस होती है, हीट होती है, एरिया थोड़ा हीटअप हो जाता है। अगर इंक्रीज परमेबिलिटी होगी, मतलब ब्लड वीजल से चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएगी, ये देख सकते हैं बाहर आना शुरू हो जाती है। फ्लूइड रिलीज इनटू द टिश्यूज में फ्लूइड रिलीज हो जाता है, इस वजह से वो टिश्यू का एरिया सॉयल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है उस चीज़ में। ठीक है, और अल्टरनेशन ऑफ ल्यूकोसाइड आपको पता है कि ब्लड वेजल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो एरिया क्या हो जाता है, टेंडरनेस, जो ना नरम हो जाता है। सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स अगर शो होता है तो फीवर और पॉलिफरेशन होती है, इस वजह से आपको वहाँ पर एरिया पेन होना भी शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये सेल्स हैं। अगर कोई भी पैथोजन अगर इंटर हो रहा है तो पैथोजन को कौन किल करेगा, देखें यहाँ पर जो टिश्यू रिपेयरिंग जो सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट करेगा मैक्रोफेजिस को। मैक्रोफेजिस क्या करेगा,
इस मैक्रो बैक्टीरिया को खा जाएगा, तोड़ देगा, ठीक है। और वहाँ से ये मैक्रोफेजेस सिग्नल रिलीज करेगा, ये जाएगा न्यूट्रोफिल्स के पास। न्यूट्रोफिल्स रिसेप्टर के थ्रू या न्यूट्रोफिल्स, ये देख रहे हैं आप, न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड वीजल से टिश्यूज पर जा रहा है, तो इसे कहते हैं सिक्यूज आउट होना। ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ब्लड वीजल से जाके सिक्यूज आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ब्लड वीजल से टिश्यूज पर आ जाते हैं, और वहाँ पर बैक्टीरिया को फैगोसाइट भी करते हैं, सही है ना। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। आपको पता है कि टिश्यू में कोई भी पैथोजन आप चला गया तो आपके उस टिश्यू में मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। वो भी बैक्टीरिया को खाते हैं, फेगोसाइट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फेगोसाइट करते हैं, वो भी कुछ सिग्नल्स रिलीज करेंगे, वो सिग्नल जाएगा ब्लड वेजल्स पे न्यूट्रोफिल्स को पता चलेगा। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, उस आपको पता है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट जो ब्लड सेल्स आता है, ब्लड वेजल्स में सेल्स हैं, वो फर्स्ट वहाँ कौन पहुँचता है, न्यूट्रोफिल्स पहुँचता है। ये देख सकते हैं ब्लड वेजल से वो जाके सिक्यूज आउट होकर ब्लड वेजल से निकलकर टिश्यूज में चला जाता है। तो यहाँ तक हम लेक्चर अपना जो है ना ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो लाजमी पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मिलेंगे। चलें, खुदा हाफिज़।